वेलकम टू एडू फोरम एकेडमी। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है, ये क्लास चल रहा है ज्योग्राफी का, एनसीईआरटी की बुक से। और आज का हमारा टॉपिक है 8th चैप्टर, और टॉपिक का नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश। तो इसमें एक चैप्टर हमने स्किप किया। क्यों? क्योंकि ये बड़ी सामान्य सी बातें इसमें दी हुई हैं। मानव बस्तियाँ, संचार, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, तो इनके बारे में या तो आप खुद पढ़ लेंगे या मैं आपको ये लिंक दे दूंगा यूट्यूब पर, वहाँ से आप ये बुक ले सकते हैं और इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। क्योंकि इसमें कुछ भी समझाने वाली बातें नहीं है, तो इसलिए मुझे इसको स्किप करना पड़ा। ये चैप्टर हम पढ़ेंगे मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश। अभी हमने पढ़ाई के क्रम में शुरू से लेकर के अगर अभी तक की बात करें तो जो क्लासेस में हमने पढ़ा उसमें हमने पहले ब्रह्मांड देखा, फिर पृथ्वी देखा, पृथ्वी के अंदर गए, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल देखा, जल देखा, स्थल देखे। कल हमने बात की वनस्पतियों पर। वनस्पतियां हमने देखी विभिन्न तरीके की हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर हमने शीतोष्ण कटिबंधीय वन भी देखे, फिर हमने घास स्थल देखे। कुछ ऐसे घास स्थल जो शीतोष्ण कटिबंधीय हैं और कुछ ऐसे घास स्थल जो उपोष्ण कटिबंधीय हैं। अब इन क्षेत्रों में केवल वनस्पतियां तो है नहीं, यहाँ पर जीव भी हैं, जंतु भी हैं, मानव भी हैं। उनके बारे में भी हमें देखना है। अब मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश, इनके बारे में हम देखेंगे कि पृथ्वी पर जो हमने एक विशेष क्षेत्र देखा था जिसे हम उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ पर अलग तरीके की वनस्पतियां हैं, अलग तरीके के वन हैं, वहाँ पर मानव किस तरीके से है, वहाँ पर जीव जंतु किस प्रकार के हैं, वहाँ की क्या विशेषता है। राइट। तो पहले तो आपको मैं एक मैप दिखाता हूँ। ये तो वर्ल्ड मैप, यहीं से देख लेते हैं हम वर्ल्ड मैप। ये आपका वर्ल्ड मैप है। इसमें क्या लिखा है उसको आप भूल जाइए। राइट। ये वर्ल्ड मैप है। अब इसमें हमें जो एक मोटी मोटी बात इसको देख करके ध्यान आता है वो क्या है कि इसमें एक तो है 0 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर। राइट। तो ये रेखा हो गया इक्वेटर, और नीचे है मकर रेखा, और ऊपर है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री निचला अक्षांश, इसे मकर रेखा कहते हैं, इसे कर्क रेखा कहते हैं, और ये भूमध्य रेखा है। ये क्षेत्र उष्ण कटिबंध में आता है। ये पृथ्वी का ताप कटिबंध है, उष्ण ताप कटिबंध है। यानी कि यहां की जलवायु कैसी है? तो उष्ण है। उष्ण यानी गर्म है। तो ये क्षेत्र सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करते हैं। तो इसमें हमने देखा कि एक क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं अमेजन का बेसिन। ये जगह है, यहां पर अमेजन का बेसिन है, यानी अमेजन एक नदी के नाम पर पड़ा इस जगह का नाम। यहां पर बहुत बड़ा जंगल है, जिसे हमने कल कहा था कि पृथ्वी का फेफड़ा के तरीके से काम करता है। तो अब इस तरीके के वन और इस तरीके के वन्य जीव आपको केवल यही नहीं मिलेंगे। ये क्षेत्र है, इसी पे आ रहा है। फिर भारत का गंगा बेसिन भी कुछ कुछ इसी क्षेत्र पर आता है। तो यहां तक लेकर के ये पूरा क्षेत्र अपने तरीके के वन, सदाबहार वनों से घिरा रहेगा, और इसमें विशेष कुछ क्षेत्रीय विशेषताएं होंगी, कुछ क्षेत्रीय जीव मिलेंगे। ठीक है। इनकी एक विशेषता रहेगी कि ये उपोष्ण कटिबंध हैं, और यहां पर सदाबहार वन मिलेंगे। सदाबहार उष्ण कटिबंधीय वन जो ज्यादातर पत्तियों से ढके रहते हैं। राइट। तो हमने इसके बारे में कल देखा था, अमेजन बेसिन के बारे में। अब इसी को आपको दिमाग में रखना है कि एक ये तो बात हो गई अमेजन बेसिन के बारे में, लेकिन पूरी पृथ्वी पर बहुत बड़ा क्षेत्र है और इस पर अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं। अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं तो हम कहते हैं कि पृथ्वी पर जैव विविधता है। आपके ही शहर में
कोई असम से रह रहा है, कोई नागालैंड से रहता है, कोई कश्मीर से रहता है, कोई साउथ इंडिया से रहता है, कोई नॉर्थ इंडिया से रहता है। तो ये सब लोग एक तरीके से विविधता को बनाते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के लोग जब एक जगह रहें तो, ठीक है। इसी तरीके से जंगलों में भी जितने अलग अलग तरीके के प्राणी रहेंगे, जितने अलग अलग तरीके के प्रजातियां होंगी, उतनी विविधता वो समृद्ध होगा। और जितना विविधता समृद्ध वो क्षेत्र है, उतना ही ज़्यादा वो टिकाऊ होगा। हम ये आगे पढ़ेंगे कि जैव विविधता ज़्यादा होने, जैव विविधता का मतलब क्या हो गया, जितनी ज़्यादा तरीके की प्रजातियां हैं उतनी ज़्यादा जैव विविधता है, राइट। तो अलग अलग तरीके के प्रजातियों से ही मिलकर के जैव विविधता का निर्माण हो रहा है। अब जितनी जैव विविधता होगी वो क्षेत्र उतना ही टिकाऊ होगा, वो क्षेत्र उतना ही दिन तक सस्टेन कर पाएगा। ये हम अगली क्लास में देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है जैव विविधता का, राइट। चलिए थोड़ा सा इसे इमेजिन करते हैं कि सपोज कि आपने एक झोपड़ी का घर बनाया हुआ है। ये आपकी कल्चर और आपके रहन सहन के तरीके को डेवलप करके ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब आपके पड़ोस में कुछ लोग आके रहने लगे जो हैं कश्मीर से, तो वो अपना कल्चर डेवलप करके लाए और उन्होंने अपने तरीके के घर बनाए। सपोज कि कुछ लोग साउथ इंडिया से आए, उन्होंने भी अपना कल्चर, यहाँ उनका अपना कल्चर डेवलप है और वो अपने रहन सहन के तरीके से घर बनाएंगे। सपोज करिए वहां भूकंप आ गया, तो अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, आपके यहाँ भूकंप कम आता है, तो आप ऐसे घर नहीं बना पाएंगे जो भूकंप रोधी हो। लेकिन जो कश्मीर से आए हुए हैं, उन्होंने ऐसा घर बनाया क्योंकि वहां पर ज्यादातर भूकंप आता है, ये वहां की क्षेत्रीय विशेषता है। तो वहां के घर ऐसे होंगे जो भूकंप से बचाएंगे। तो उस कश्मीर के लोगों ने ऐसा घर बनाया जो भूकंप रोधी है, भूकंप आने पर वो घर बच गया। सपोज कि आप वहां पर सब लोग एक ही तरीके के हों और भूकंप आए और सारे घर गिर गए, तो सस्टेन कौन किया? जहां पर विभिन्न विभिन्न तरीके के लोग हैं, जहां पर विभिन्न विभिन्न कल्चर के लोग हैं, राइट, विभिन्न भाषाओं के लोग हैं, अपने तरीके के लोग हैं, और उन्होंने अपना क्षेत्रीय कल्चर डेवलप किया है अपने क्षेत्र की विशेषता के अनुसार। इसी तरीके से एक जगह पे सपोज कि बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारी प्रजातियां हैं जीवों की, और एक जीव के खत्म होने के बाद भी वहां पे बाकी जीव एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं, वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखते हैं, तो वहां पर सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है। इसको हम और बेहतर तरीके से समझेंगे अपने आगे क्लासेस में। अभी हमने क्या समझा कि जैव विविधता जितना ज्यादा होगा प्रकृति के लिए उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। अब इस बात को लेते हुए हम आगे चलते हैं। हमने बात किया था कि पूरे पृथ्वी पर तो जीवन है। अमेजन बेसिन का हमने जब बात किया था, तो अमेजन बेसिन के का जीवन कैसा है, राइट। एक मैं आपको छोटा सा पिक दिखाने की कोशिश करता हूं कि शायद आप लोगों को ज़्यादा बेटर इंटरेस्ट आए। ये अमेजन बेसिन के जीव हैं, इस तरीके के जीव पाए जाते हैं, ठीक है। अब यही यहाँ की विशेषता है, क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। हालांकि ये केवल बंदर ही बंदर दिखा रहे हैं, लेकिन इस तरीके के अन्य जीव भी पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एनाकोंडा यहीं पर पाए जाते हैं, ठीक है। आप ये जानवर देख रहे हैं, और यहाँ के लोगों का आप यहाँ के लोगों का जीवन भी एक तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। ये वो क्षेत्र है पृथ्वी का इक्वेटर, और ये जो आप उष्ण ताप कटिबंध देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सदाबहार वन मिलते हैं। तो सदाबहार वन में एक चीज विशेषता है कि ये बहुत घने हैं, यहाँ की जो पेड़ होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं, और इसके बावजूद इनके अपने कुछ क्षेत्रीय विशेषताएं डेवलप हो गई। जैसे एनाकोंडा सांप ये अमेजन में ही पाया जाएगा, ठीक है। गोल्डन लंगूर आपके इंडिया में ही पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्षेत्रीय विशेषताएं डेवलप हो गई हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ के लोगों को भी दिखाने की कोशिश करता हूं, यहाँ के लोग कैसे होते हैं। बेसिकली बात यह है कि अमेजन का इसका नाम कैसे पड़ा। तो अमेजन एक तरीके के अमेजोनसिया, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। ये देखिए अगर कुछ समझ में आया तो, ठीक है।
ये घास फूस के स्कर्ट पहने हुए हैं और छत पर सर पर कुछ एक कवच सा लगाते हैं, ठीक है। इसी के वजह से इनका नाम अमेजन पड़ा है। जब स्पेन के अन्वेषक यानी खोजकारों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, जिसे हेडगियर बोलते हैं, और घास के स्कर्ट पहने, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया घास का स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। तो इन आक्रमणकारियों को देख करके उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस तरीके से उन्होंने इस जगह का नाम अमेजन रख दिया, ठीक है। तो इसमें इनका पहनावा इस जगह के नामकरण के लिए खास इंपॉर्टेंट है। अब ये है आपका अमेजन का बेसिन, ये आपको जो ग्रीन क्षेत्र दिख रहा है यही है अमेजन का बेसिन, राइट। अमेजन का बेसिन बेसिकली यहां पहाड़ों से नदी निकल रही है, अमेजन नदी, और इसमें अन्य देशों से भी कई नदियां आकर मिल रही हैं। बेसिकली ये कोलंबिया, पेरू, ब्राजील का बड़ा क्षेत्र, ये वेनेजुला आप एक देश देख रहे हैं, राइट, गुयाना, सूरीनाम, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, इन जगहों से आकर के बहुत सारी छोटी छोटी नदियां इस अमेजन नदी में मिल जाती है। तो ये अमेजन का अपवाह क्षेत्र, यानी इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसे कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, सॉरी लंबी नहीं रहेगा, लंबी नदी नील होती है, लेकिन जो सबसे बड़ी नदी जिससे पानी बहुत ज्यादा है वो अमेजन है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी नदियां अन्य देशों से आकर के मिल जाती हैं। अभी हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन भी देखेंगे, राइट। लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय उपमहाद्वीप, जैसे भारत है, उसके ऊपर का चीन का क्षेत्र है, फिर बांग्लादेश का क्षेत्र है, ये क्षेत्र मिलकर के गंगा बेसिन में आते, गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में आते हैं। और वहां भी एक अलग तरीके के जीव जंतु हैं, एक अलग तरीके की पौधों की प्रजातियां हैं, उनकी अलग विशेषता है। लेकिन एक विशेषता कॉमन क्या है कि वो उष्ण कटिबंधीय ताप पर आते हैं, ठीक है। बारिश ज्यादा होगी, नमी ज्यादा रहेगी, गर्मी ज्यादा होगा, ठीक। अब अमेजन बेसिन ये 0 डिग्री है, मैं इसे 0 डिग्री यहां पर बना देता हूं। अब आप एक मोटी मोटी बात बताइए कि 0 डिग्री किस देश, ये साउथ अमेरिका है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है, ये साउथ अमेरिका है, और साउथ अमेरिका में ये सारे देश हैं। ये इसका फिजिकल मैप है, पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल हम बाद में देखेंगे। तो ये अमेजन बेसिन 0 डिग्री हो गया, और 0 डिग्री के 10 डिग्री नीचे, 10 डिग्री ऊपर, यही हुआ उष्ण ताप कटिबंधीय क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा है, नमी बहुत ज्यादा है, रात में, दिन में तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, बहुत गर्मी होती है, और नमी रहती है तो चिपचिपा बहुत ज्यादा होता है। रात में टेम्परेचर तो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन चिपचिपा भी बना रहता है, ठीक है। ये यहां की विशेषता हो गई। इस वजह से यहां पर घने पेड़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, इस पर कल हमने बात किया था। और यहाँ के पेड़ों की खास विशेषता यह है कि बहुत ऊंचे होते हैं। ऊंचे क्यों जाते हैं? सन की रेस के लिए, क्योंकि जमीन पर तो रेस पहुंच ही नहीं रहे हैं, ठीक। तो सूर्य की किरणों के लिए उन्हीं से अपना भोजन मिलता है, तो ये ऊपर जाते हैं, राइट। कुछ और प्रकार के पौधे भी होते हैं जो, जिन्हें हम बोलते हैं परजीवी पौधे, जो किसी पेड़ के सहारे ही जीवित रहते हैं, तो वो ऊपर नहीं जाते, वो किसी ना किसी पेड़ से चिपके रहेंगे, राइट। वो उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। इसी तरीके का एक पौधा है जिसे हम बोलते हैं ब्रोमीलाइड। तो ब्रोमीलाइड एक विशेष तरीके का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को सिंचित रखता है, राइट। और मेढक जैसे प्राणी जब उस पत्तियों पर जाते हैं अंडा देने या पानी पीने, तो उन्हें कैच कर लेता है और खा लेता है, ठीक। तो ये ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा हो गया जो केवल अमेजन में ही पाया जाता है, राइट। अब बेसिन क्या होता है? तो बेसिन एक नदी का बड़ा सा क्षेत्र, और नदी बड़ा कैसे होगा? जब इसमें छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं सहायक नदियां। सहायक नदियां क्या होती हैं? ये छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती है, और मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ
जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वो उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा होगा? अमेजन होगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब ये अमेजन जो नदी है ये साउथ अमेरिका के बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के कुछ भागों से गुजरती है, राइट। अब इसमें 0 डिग्री तो मैंने आपको बना दिया था। अब मैं आपसे पूछूं कुछ ऐसे देश बताइए जिनसे 0 डिग्री होकर गुजरती है। तो उसमें एक तो हमें इक्वाडोर दिख रहा है, एक पेरू दिख रहा है और एक ब्राजील दिख रहा है, ठीक है ना। ये 3 देश यहाँ से हो गए। बाकी विश्व में और भी देश हैं जो 0 डिग्री पे हैं। उन देशों को आप याद करेंगे, उससे क्या फायदा होगा कि उन देशों की क्या जलवायु है, वहां की क्या रहन सहन होंगे, वहां की क्या परिस्थितियां होंगी, इसका आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि 0 डिग्री पे कौन कौन से देश हैं उसको ढूंढने का, ठीक है। वैसे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल अमेजन बेसिन पर हम बात कर रहे हैं। तो अमेजन बेसिन की अब जलवायु, क्योंकि 0 डिग्री है तो 0 डिग्री की जलवायु कैसी है? मोटी मोटी हम क्या जानते हैं कि ये भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है और पूरे साल यहां पर बहुत गर्मी और नम जलवायु यानी आर्द्रता बहुत ज्यादा है। दिन भर बहुत गर्म रहता है और चिपचिपापन मौसम रहता है। रात में मौसम थोड़ा सा ठंडा जरूर होता है लेकिन चिपचिपापन कम नहीं होता, यानी यहाँ की आर्द्रता कम नहीं होती, ठीक है ना। अब सुबह होते ही यहां पर बिना चेतावनी के दिन में बारिश हो जाती है, नियम से पर डे, ठीक है। बिना चेतावनी के दिन में कभी भी बारिश हो जाएगा, उससे चिपचिपापन और बढ़ जाएगा, फिर वही नमी वेपराइज्ड होगी और फिर वहीं पर बारिश हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहां का जलवायु हो गया। अब ज्यादा बारिश होने के कारण ही यहां की जमीन पर ये सघन वन उगाते हैं, राइट। और ये इतने सघन होते हैं कि पत्तियां और शाखाओं की एक छत सी बन जाती है, ठीक है। अब इस छत के कारण सूर्य की किरणें छन करके जमीन पर नहीं पहुंच पाती, ये पत्तियां और इनकी शाखाओं के द्वारा ही रोक ली जाती हैं। तो नीचे का क्षेत्र लगभग अंधेरा बना रहता है, राइट। अब यहां केवल वही वनस्पतियां पनप सकती हैं जिसमें या तो छाया में बढ़ने की क्षमता हो, राइट, या इतनी बढ़ जाए कि सूर्य की रोशनी उन्हें प्राप्त हो सके। फिर यहां पर एक अलग तरीके के जीव होते हैं जैसे परजीवी पौधे, मैंने अभी आपको बताया ब्रोमीलाइट के बारे में। और एक और पौधा है जिसे हम बोलते हैं ऑर्किड, राइट। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा आप और देखिए। तो ये तो हो गया यहां के वन के बारे में। फिर अब यहां पे प्राणियां कैसी हैं? तो यहां पे प्राणीजात प्रचुरता होती है, यानी विभिन्न बहुत तरीके के प्राणियों की स्पीसीज मिलते हैं, विभिन्न तरीके की प्राणियों की जातियां मिलती हैं, ठीक है ना। टूकन पक्षी, ये है टूकन। आप इसका चोंच देख रहे हैं कितना बड़ा है। अब चोंच बड़ा होने का कारण क्या है? और ये चोंच बहुत मजबूत भी होते हैं कि वहां की लकड़ियां कितनी कठोर हैं, अगर उसमें कुछ है उसको फोड़ना है तो इनके चोंच इस तरीके से मजबूत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे इस तरीके ये खास विशेषता होगी इन वनों की। यहां पर जो पक्षी पाए जाएंगे उनके चोंच बहुत लंबे होंगे, बहुत मजबूत होंगे, राइट। टूकन पक्षी, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षित्व वाले पक्षी और भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से अलग होंगे। भारत में इस तरीके का वन नहीं है, इतनी कठोर लकड़ियां नहीं हैं, तो इस तरीके के पक्षी नहीं पाए जाएंगे, ठीक है ना। यहां प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपूर, ये आपका है टैपीर, ये चींटी खा के जिंदा रहता है, ठीक है। ये यहां की खास विशेषता हो गई, राइट। फिर यहां पे अलग तरीके के सांप और इनकी भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। एनाकोंडा बताया केवल यहीं पाया जाता है, यहां की क्षेत्रीय विशेषता हो गई। फिर इसके अलावा कई हजारों की संख्या में कीड़े मकोड़े मिलते हैं और एक ऐसी मछली मिलती है जो मांस खाती है, ठीक है। ये मछली भी यहाँ की खास विशेषता है क्योंकि मछलियां ज्यादातर मांस नहीं खाती, ठीक है ना। इस प्रकार से जीवों की विविधता की दृष्टि से ये बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। जैव विविधता यहाँ पर बहुत ज्यादा है। जैव विविधता, अलग अलग प्राणी जात, अलग अलग प्रजाति के प्राणी यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है ना।
अब ये तो हो गया वहां के जानवरों के बारे में। फिर वहां पे निवासी भी तो होंगे। निवासियों को मैंने अभी दिखाया आपको। वो घास के स्कर्ट पहनते हैं और घास के स्कर्ट उनके लगभग 2.5 से 3 मीटर तक लंबे, 2.5 से 3 फीट तक लंबे हो सकते हैं। ठीक है। और सिर पर एक तरीके का कवच लगाते हैं। उन्हीं के नाम पर अमेजन पड़ा। तो यहाँ के लोग छोटे से वन क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों को काटकर अपने लिए फसल उगाते हैं और यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं, क्योंकि खेती के लिए ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जमीन प्राप्त हो, उपलब्ध हो और उस पर आप बहुत वृहद पैमाने पर खेती कर सकें। तो खेती करते हैं केवल उतने के लिए जितना कि इनका काम चल जाए। और इसके अलावा खेती इसलिए भी जरूरी है कि पुरुष क्या करते हैं, यहाँ पे शिकार करते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि शिकार ना मिले, तो उस दिन क्या खाएंगे? तो उस दिन ये जो शाक सब्जियां उगाए रहती हैं, जो कंद फूल उगाए रहती हैं, वो काम आते हैं। ठीक है। तो पुरुष यहाँ के शिकार करते हैं और यहाँ की महिलाएं खेती करती हैं। ठीक है ना। वो फसलों का ध्यान रखती हैं। अब यहाँ पे जो फसल होते हैं वो कौन कौन से विशेष फसल होते हैं? टेपियोका आपको याद रखना है। अनानास तो हमारे यहाँ पाया जाता है। शकरकंद उगाते हैं। अब ये अपने साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। जिस दिन क्या होता है, शिकार नहीं मिलता। हर रोज मछली मिले, हर रोज जानवर मिले, जरूरी तो नहीं है। उस दिन क्या खाएंगे? उसके बाद अब ये जिस तरीके से कृषि करते हैं, एक खास तरीका होता है, उसको बोलते हैं कर्तन और दहन कृषि पद्धति। अब कर्तन और दहन कृषि पद्धति क्या है? ये यहाँ के जंगल के लिए यहाँ के लोगों ने खास तरीके से एक कृषि पद्धति विकसित की। क्या विकसित किया कि उन्होंने पहले तो एक क्षेत्र चुना और वहां के जंगल को थोड़ा सा साफ किया। वहां के पेड़ पौधों को काट दिया या जला दिया और वही जमीन में छोड़ दिया। अब वो जमीन को पर्याप्त रूप से खाद और बाकी चीजें मिल गई तो वो जमीन उपजाऊ है। वहां पर कुछ सालों तक खेती करते हैं। फिर वो जमीन की उपजाऊपन, उस जमीन का उपजाऊपन कम हो जाता है, तो वो लोग उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं और उतने ही साल किसी और जगह जाकर के सेम चीज यही काम करते हैं कि कुछ एक क्षेत्र चुना, उसके पेड़ पौधों को काट दिया, जला दिया और वहां के जमीन पर खेती की। इतने दिन में क्या हुआ कि जो क्षेत्र वो छोड़ के आए थे वहां फिर से वन उगाए और पेड़े बड़ी बड़ी हो गई, तो वो जमीन फिर से उपजाऊ हो गया। तो इसी पद्धति को कहते हैं कर्तन और दहन की पद्धति। ठीक है। अब ये इस पद्धति से खेती करते हैं और इनका मुख्य आहार है मेनियोक। ये एक तरीके का कसावा भी कहते हैं। और जैसे हम जमीन में आलू जमीन से निकालते हैं ना, वैसे ये भी कसावा भी जमीन से निकाला जाता है। तो ये कसावा यहाँ की क्षेत्रीय विशेषता है। सब कुछ के होते हुए भी क्षेत्रीय विशेषता पे हमें ज्यादा ध्यान देना कि यहाँ की क्षेत्रीय विशेषता है कसावा। राइट। अब इसके अलावा इनके खाने पीने का कि ये चींटियों की रानी खाते हैं और अंडकोश भी खाते हैं। अगर मैं आपने कभी चींटियों की कॉलोनी देखी हो तो छोटी छोटी चींटियां होती हैं। फिर एक जगह ऐसा होता है जहाँ पे एक बड़ी चींटी बैठी होती है और सारी चींटी उसको चारों तरफ से घेरा लगाए होती हैं। अगर आपने कभी उनकी कॉलोनी देखी हो तो आपके घरों में भी होते हैं, आप ढूंढेंगे तो मिलेंगे। तो ये बड़ी चींटी थोड़ी बड़ी होती है और छोटी चींटी जो थोड़ी टाइट होगी और बड़ी चींटी हल्की सी नरम होती है, तो उसे ये लोग खाते हैं। साथ में ये लोग अंडकोश खाते हैं। ठीक है। फिर कॉफी, मक्का, कोको जैसी नगदी फसल भी यहां उगाई जाती है और विभिन्न देशों में बेची जाती है। राइट। फिर वर्षावन बहुत बड़ी मात्रा में घरों के लिए लकड़ी देते हैं और कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्परों में रहते हैं। ये यहाँ की खास विशेषता है। कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं और इसका भी छत बहुत तीव्र ढाल का होता है, क्योंकि बारिश यहाँ का बहुत आम बात है। तो बारिश का पानी रुके नहीं, जमीन पर आ जाए, इसलिए एक तरीके के शंक्वाकार घर होते हैं मलोका। ठीक। ये बड़े अपार्टमेंट होते हैं, थोड़ी सी इनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। फिर अब इस तरीके से वहां जीवन बसर हो रहा था। फिर कुछ लोगों ने वहां पे इंटरफेयर किया, बाहरी लोगों ने, जो थोड़े सभ्य हो गए, जिन्होंने अच्छा कपड़ा, खाना पहनना, रहना सीख लिया और यात्रा करना सीख लिया, वो इस क्षेत्र में पहुंच गए। धीरे धीरे यहाँ पे सभ्यता विकसित हुई और अब इस क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन क्यों हो रहा है?
क्योंकि हमें अपने जीवन के लिए, अपनी जरूरत के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों का दोहन करना पड़ता है, राइट। हालांकि इसे ही हम दोहन कहते हैं और यही तरीका गलत होता है, ये पृथ्वी के विनाश का कारण बनता है। अब आप देखिए कि शुरू शुरू में अमेजन काफी बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था, फिर उसका क्षेत्र कम कर दिया गया और बाकी जगह में मानवीय क्रियाएं होने लगी, राइट। अब ये क्षेत्र और भी कम हो गया, आने वाले समय में ये क्षेत्र केवल इतना बचेगा। हमने कहा था ये पृथ्वी के फेफड़े के तरीके से काम करता है, राइट। और अब पृथ्वी का फेफड़ा कितना बड़ा रह गया है, ये परेशानी की बात है पर्यावरण विदों के लिए। हमने अमेजन नदी बेसिन पढ़ा, तो एक बड़ी नदी बेसिन है, उसके बाद एक और बड़ा नदी बेसिन है और उसे हम कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो हमारे ही देश में है। तो कुछ हमने क्षेत्रीय विशेषताएं भी देखी और कुछ सामान्य विशेषता देखी जो हर जगह मिलेगा, लेकिन वहां कुछ क्षेत्रीय विशेषता थी। इसी तरीके से गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी कुछ क्षेत्रीय विशेषताएं होंगी, कुछ आम विशेषताएं होंगी। थोड़ा इसको यहां पर हम देखने की कोशिश करते हैं। यह है अब गंगा ब्रह्मपुत्र, आप देख रहे हैं गंगा नदी, ठीक है ना। ये गंगा नदी जाकर के यहां आई और एक है ब्रह्मपुत्र नदी, ये ऐसे आ रही है, ठीक है। ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी आई और ये यहां पर मिले और इस तरीके से विभिन्न तरीके के डेल्टा, हमने बोला था ये डेल्टा बनाते हैं, ठीक। अब इस क्षेत्र को हम कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का अपवाह क्षेत्र और ये हो गया उसका बेसिन जहां पे डेल्टा बन रहा है। अब यहां पे क्या विशेषता होगी, यहां पर अभी आप देखिए जैसे अमेजन में छोटी छोटी नदियां मिल रही थी, वैसे गंगा में भी छोटी छोटी नदियां मिल रही हैं। इसके बाएं हाथ पर यमुना और यमुना से मिलता है चंबल, बेतवा, फिर यमुना के बाद सोन नदी मिलती है और गंगा के ऊपर से घाघरा, कावेरी, ये नदियां आकर के इसमें और भी छोटी छोटी नदियां हैं जो गंगा के अपवाह क्षेत्र काफी बड़ा कर देती है, मतलब इसमें भी जल संग्रहण की क्षमता बहुत बढ़ जाती है, राइट। इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र भी है, ये यहां से आई तो यहां पर कई नदियां आकर के मिलने लगती हैं, राइट। लोहित, मानस, ठीक है, तीस्ता यहां से आके मिल रही है, मानस यहां से आके मिल रही है और ये बांग्लादेश में आकर के ये पद्मा कहलाने लगती है, ठीक है। अब ये दोनों मिलती हैं तो एक बड़ा अपवाह क्षेत्र बेसिन तंत्र बनता है और एक बहुत बड़ा डेल्टा बनता है। अब यहां के डेल्टा की भी एक खास विशेषता होगी, वो हम यहां से देखेंगे। आप ये ज्योग्राफिकल मैप समझ गए कि कहां पे बन रहा है। अच्छा, एक चीज और समझिए कि हमने कहा था कि एक तो 0 डिग्री और 0 डिग्री के 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, ये क्या हो गए, उष्ण कटिबंध हो गए। अब 10 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर तक का क्षेत्र, ये हमारा 23.5 डिग्री पे हमारे बीचों बीच से गुजर रहा है भारत के, ठीक है। 23.5 डिग्री यानी 20 डिग्री ये क्षेत्र है अक्षांश और 0 डिग्री इसके और नीचे से जाता है, तो ये क्षेत्र क्या हो गया, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है। कर्क रेखा और मकर रेखा तक का क्षेत्र, तो ये कर्क रेखा हमारे बीच से जा रहा है। अब ये क्षेत्र तो बहुत गर्मी वाला क्षेत्र है ना, राइट, लेकिन ये क्षेत्र पहाड़ी है, ये क्षेत्र पहाड़ी है, ये मैदानी है। इस तरीके से यहां पर भी एक विशेष तरीके के जैव विविधता का डेवलपमेंट होगा और एक कुछ विशेष तरीके से जीव पाए जाएंगे। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि जो गंगा में जीव मिलते हैं वो भी ब्रह्मपुत्र में भी मिलेंगे, और ब्रह्मपुत्र जिन क्षेत्रों से बहती है वहां बाढ़ लाती है, तो वहां विशेष तरीके के परितंत्र डेवलप होते हैं, तो वहां विशेष तरीके के जीव जंतु मिलते हैं, वो जीव जंतु यहां नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अब इसी चीज को हम यहां पर पढ़ेंगे। ये आपका है ब्रह्मपुत्र नदी, इसका भी अपवाह तंत्र बहुत बड़ा होता है, राइट। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र ये मैदान, पर्वत और हिमालय के गिरिपद आपको याद है, जब हमने कल की क्लास में देखा था कि एक सलीमा थी, वो गिरिपद जा रही थी तो वहां पे अलग तरीके के पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे, राइट।
तो गिरिपथ और सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। अब यहां पर इस बेसिन को दिखाने का प्रयास किया गया है, राइट। ये डेल्टा बन रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आ रही है, गंगा नदी इधर से आ रही है, दोनों आके यहां मिल रही है, तो एक बहुत बड़ा डेल्टा बन रहा है, एक बहुत बड़ा प्रवाह तंत्र बन रहा है, राइट। अब इन नदियों में चाप झील पाई जाती है। चाप झील हमने बताया था कि नदी ऐसे बहती है, धीरे धीरे रास्ता बदलती है, ये क्षेत्र कट जाता है, फिर ये और इधर से बहने लगती है, फिर ये और इधर बहने लगती है, फिर ये क्षेत्र चाप झील बन जाता है, राइट। इसके बारे में हमने बात किया था। तो चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः क्या है, मानसूनी प्रकार की, राइट। और मानसून मध्य से जून और से मध्य सितंबर के बीच बारिश होती है, और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु शुष्क और शीत ऋतु काफी ठंडा हो जाता है, राइट। अब बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां भी होंगी। ये स्थलाकृतियां हमने इसके पहले क्लास में पढ़ी थी कि स्थलाकृतियां पृथ्वी पर बनने में नदी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो क्या करती है, चट्टानों काटती है, जिससे एक झरना बनता है। तो झरना जब गिरता है जमीन पर, जिस क्षेत्र पर गिरता है उसकी चट्टान को धीरे धीरे वो काटता है, ठीक है ना। तो नदियां भी एक विशेष तरीके का स्थलाकृतियां बनाती हैं, और इसके मैदानी क्षेत्र में जहां से जिस मैदान से गुजरती है वहां की जमीन बहुत उपजाऊ होती है, और उस नदी के किनारे ही कई बार सभ्यताएं डेवलप होती हैं। ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर हांगहो नदी की सभ्यता, राइट, नील सभ्यता, ये सारी नदियों किनारे विकसित हुई हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, राइट। तो इसी तरीके से गंगा की भी बात है। तो यहां पर यह है इस नदी की विशेषता, नदी का बहाव क्षेत्र ज्यादा है, पानी ज्यादा है, तो यहां पर धान की खेती बहुत आसानी से होती है। आप ये धान करते हुए, खेती करते हुए महिलाओं को देख सकते हैं। जिस क्षेत्र में पानी कम होता है वहां पर धान की खेती बड़ी मुश्किल से हो पाती है। फिर जहां से गुजरती है असम से, असम में चाय के बागान हैं, चाय के बागान के लिए भी जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं वो इस बेसिन के कारण निर्मित हो पाई हैं, ठीक है। अब यहां पर विभिन्न तरीके के जीव पाए जाते हैं। अब देखिए बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इसमें हाथी, बाघ, हिरण और बंदर, ये तो सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं जो हर जगह पाए जाते हैं। क्षेत्रीय विशेषता क्या है कि एक सींग वाला गैंडा यहां पर पाया जाता है, ये ब्रह्मपुत्र के मैदान पाया जाता है। और डेल्टा के क्षेत्र में बंगाल टाइगर और मगर और घड़ियाल पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर भी हर जगह मिलता है, तो बंगाल टाइगर की कुछ खास विशेषता होता है, टाइगर मछली नहीं खाते, यहां के टाइगर मछली खाते हैं क्योंकि ये पानी में ही रह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां के टाइगरों ने एक खास तरीके का अपना एक कला विकसित किया, राइट। तो ये क्षेत्रीय विशेषता हो गया। फिर नदी के साफ जल, झील और बंगाल की खाड़ी में बड़ी मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। जलीय जीव जैसे रोहू, कतला, हिल्सा, ये मछलियों की प्रजातियां हैं। अब इस क्षेत्र में चावल हमें देखा कि बहुत प्रचुर मात्रा में हो रहा है और मछलियां बहुत प्रचुर मात्रा में हो रही हैं। तो यहाँ के लोगों की क्षेत्रीय विशेषता है कि ये चावल और मछली बहुत ज्यादा खाते हैं, वो इजिली अवेलेबल है, ठीक है। अब इसी तरीके से ये है एक सींग वाला गेंडा, ये गेंडा जिसके सर पर केवल एक सींग होता है, राइट। और ये है एक खास तरीके का मगरमच्छ, ठीक है। चलिए अब आप देख रहे हैं कि नदियां आपने देखी, नदी किनारे मानव बसावट है, मैदानी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा कृषि होती है। अब इस सब क्रियाकलाप से क्या होता है कि अच्छा एक चीज़ है कि गंगा नदी में एक खास तरीके की मछली पाई जाती है जिसे सूस बोलते हैं या अंधी डॉल्फिन बोलते हैं। अब इस डॉल्फिन का मिलने का मतलब है कि पानी बहुत साफ है, अगर ये डॉल्फिन नहीं मिल रही तो वहाँ का पानी बहुत गंदा है, राइट। तो धीरे धीरे जैसे जैसे गंगा नदी प्रदूषित होगी वैसे वैसे डॉल्फिन मरती जाएगी, खत्म होती जाएगी, राइट। तो इसी के लिए सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया और इसमें नदियों की स्वच्छता पर भी
खास ध्यान दिया गया है। अब ये गंगा नदी जहां जहां से गुजरती है, जैसे बनारस से गुजरती है, तो बनारस, लखनऊ, सॉरी लखनऊ नहीं, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर स्थित हैं। इसमें इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, लखनऊ, पटना, कलकत्ता जैसे शहर हैं। इनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। तो इस क्षेत्र गंगा नदी में बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, राइट। यहाँ से पानी बहकर, प्रदूषित पानी बहकर गंगा नदी में मिलता है और यहाँ के सुविकसित तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। जैसे अंधी डॉल्फिन, ये हमारी गंगा नदी की विशेषता है, राइट। अब जैसे जैसे नदी प्रदूषित होगी, ये विशेषता खत्म होती जाएगी, ठीक है ना। फिर यहाँ पर पर्यटन का एक, ये आपका मानस का वन्यवरण, पर्यटन का भी यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, राइट। इसमें आगरा में यमुना किनारे स्थित ताजमहल है, इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बिहार में बौद्ध स्तूप है, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम में काजीरंगा और मानस में वन्य प्राणी अभ्यावन, राइट। और अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। तो इस बेसिन में एक बहुत बड़ा तंत्र डेवलप होता है जिसमें विभिन्न तरीके के क्रियाकलाप होते हैं और उन्हीं क्रियाकलापों में से एक आपका होता है पर्यटन, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, ये भी बहुत बड़ी मात्रा में जैव विविधता अपने अंदर समेटे हुए है। गंगा नदी में भी एक अलग तरफ से आ रही है और ब्रह्मपुत्र नदी एक अलग तरफ से आ रही है। यही तो हमने देखा था मानचित्र में। तो ये इन दोनों की अपनी क्षेत्रीय विशेषताएं हैं और इस साथ में आकर के एक जगह मिल जाती है, वहां पे डेल्टा का निर्माण होता है और वहां पर एक खास तरीके का वन डेवलप हुआ है जिसे सुंदर वन कहते हैं, क्योंकि वहां पे एक सुंदरी वन होता है। और इस सुंदरी वन की विशेषता यह है कि खारे और साफ दोनों पानी जहां मिलते हैं वहां पे रहते हैं। साफ और खारा क्यों? क्योंकि नदियां जो लेकर के आ रही है वो साफ पानी है और जहां समुद्र मिल रही है वो खारा है। तो ऐसी जगह जहां पे समुद्र और मीठा जल और खारा पानी एक साथ मिल रहा है, वहां पर एक खास तरीके के जीव और जैव विविधता तंत्र डेवलप हो रहा है, राइट। तो ये हमारा गंगा नदी बेसिन हो गया। तो हमने आज पढ़ा था, आज का जो चैप्टर था वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश है। तो उष्णकटिबंधीय आपने देखा, फिर उपोष्ण कटिबंधीय भी आपने देख लिया। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे, राइट। इसका एक चैप्टर और रह जाएगा, वो हम कल करेंगे, ठीक है। इसमें उस महाद्वीप के नाम बताइए जो अमेजन बेसिन में स्थित है। इसका नाम आप बता देंगे। साउथ अमेरिका, कई बार बताया, ठीक। इसका आंसर मैं बता दिया। अब आपको आंसर लिखना है मिनिमम 20 और मैक्सिमम 50 वर्ड में। लिखिए इसका आंसर। हम बात करेंगे फैक्चुअल क्वेश्चन पे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। टुकन क्या है हमने अभी देखा था। टुकन एक विशेष प्रकार का पक्षी है जिसकी चोंच बहुत लंबी थी, राइट। मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो मैनियाक अमेजन बेसिन का प्रमुख भोजन है जो वहां के लोग खाते हैं, राइट। कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? तो कलकत्ता हुगली नदी पर स्थित है, ठीक है। और हुगली एक नदी है जो गंगा में जाकर के मिलती है। फिर देवदार और फर किस प्रकार के वृक्ष हैं? तो ये शंकुधारी प्रकार के वृक्ष हैं, जो हमने कल देखा था कि सलीमा जब जा रही थी हिमालय के पर्वत पर घूमने, तब उसने देखा था इस तरीके के वृक्ष, ठीक है। फिर बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? ये हमने अभी बताया। तो डेल्टा क्षेत्रों में मिलते हैं, राइट। चलिए, आज का क्लास इतना ही है। कल एक और चैप्टर इसका रह जा रहा है, क्लास 7 का। तो बाकी बात करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच। हेलो।